हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। विश्व के लघु संसद के रूप से जाने जाने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सितंबर के महीने में हर साल आयोजित होती है और इस साल भी सितंबर के महीने में हो रही है। इस बैठक में दुनिया भर के देश शामिल होने वाले हैं, जिनमें से भारत भी शामिल होगा। इसलिए यह एक अपने आप में बहुत बड़ा मंच है। बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर डिबेट होगी, वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, कुछ अन्य समझौते भी होंगे, द्विपक्षीय बहुपक्षीय बातें भी होंगी। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके विविध पक्षों पर आज हम चर्चा करेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस खबर की गहराई में जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि खबर आखिर क्या आई है। आज कुछ हेडलाइंस देखिए, जैसे कि फर्स्ट पोस्ट में आया है कि आखिर यूएन जनरल असेंबली क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है और इससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इस साल। उसके अलावा जैसे एक और खबर आई है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं वह शामिल होने वाले हैं और उनका जो फोकस रहेगा, उनका जो अप्रोच रहेगा इस बैठक में, इस बात पे उन्हें ध्यान देना है कि मल्टीलैटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद पर यह अपना अप्रोच रखेंगे, अपना जोर देंगे। इन्हीं खबरों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं किन बातों पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा आखिर क्या है, इसका गठन कब हुआ, यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि वर्तमान में जो 77वां सत्र है इसका, इस 77वें सत्र से जुड़ी हुई प्रमुख जानकारियां क्या क्या हैं उन्हें समझेंगे, तथा भारत का रुख इस सत्र में किस प्रकार का रहेगा इसे जानेंगे। अब चूंकि मैंने आपसे शुरू में भी बताया था कि मल्टीलैटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद पर भी भारत अपना पक्ष रखेगा, तो हम इसे भी जानेंगे कि आखिर बहुपक्षवाद क्या है। साथ ही हम यह देखेंगे कि बहुपक्षवाद के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। साथ ही हम यह जानेंगे कि भारत बहुपक्षवाद के लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इसके साथ ही यूएनजीसी तथा बहुपक्षवाद के लिए क्या होनी चाहिए आगे की राय, क्योंकि यूएनजीसी के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन के अलावा युद्ध की स्थिति जो विश्व में बनी हुई है, यानी कि शांति की बात भी यहाँ पर होने वाली है। उन सारी बातों पर यहाँ चर्चा होगी। इसके अलावा कोविड के बाद क्या स्थिति वैश्विक बनी है, किस प्रकार की महंगाई आई है, उस परिस्थिति पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके लिए भी कुछ रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। और अंत में हम देखेंगे एक प्रमुख प्रश्न जो कि आपके लिए जरूरी है। तो बात शुरू होती है इस तरह से कि दुनिया दो विश्व युद्धों से लगातार जूझता है। पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद दूसरा विश्व युद्ध आ जाता है और ऐसे में जब दुनिया के सभी बड़े देशों की कमर टूट जाती है और उसके प्रभावों से उनकी हालत पतली हो जाती है, तब यह पता चलता है कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में मदद कर सके, मानवाधिकारों की रक्षा कर सके, मानवीय सहायता जहां जरूरत है वहां पहुंचा सके, सतत विकास को बढ़ावा दे सके, साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून हो जिसका सभी देश पालन करें और उन्हें भली भांति उसका क्रियान्वयन भी करवा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1945 में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है। कब? 1945 में गठन होता है और इसी संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। उन 6 अंगों को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहला, सुरक्षा परिषद, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 6 अंग हैं। हम सब में चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो चलिए देखते हैं आखिर संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका गठन कब हुआ। 1945 में। यह तो उसी के साथ हो गया था जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। सदस्य देश वही होंगे, जितने भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश होंगे, यानी कि 193 193। आखिर यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य की बात करें तो विचार विमर्श होगा, नीति निर्धारण जैसे कार्य होंगे। किन कार्यों के लिए? वही कार्य जो मैंने आपसे यहाँ पे बताए थे पीछे, यहाँ पे इन कार्यों के लिए वैश्विक शांति की बात होगी, इसके अलावा मानवाधिकारों की बात होगी, अन्य जो प्रमुख मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, उनसे संबंधित विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी, उनका निर्धारण होगा, उसके लिए वोटिंग भी होगी, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तो हर साल
सितंबर के महीने में वार्षिक महासभा का आयोजन किया जाता है। और इस साल जो वार्षिक महासभा का आयोजन हो रहा है 2022 में, तो 2022 का कौन सा है? 77वां है। यह 77वां सेशन है और यह कहां पर आयोजित होता है? तो यह हर साल इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यहीं पे इस वार्षिक महासभा का आयोजन होता है। अब बात आती है कि यहां पर किस प्रकार से निर्णय तक पहुंचा जाता है। तो निर्णय पर पहुंचने के लिए वोटिंग ली जाती है। वोटिंग दो तरह की होती है, एक विशेष प्रकार की और एक साधारण बहुमत के माध्यम से। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि शांति एवं सुरक्षा की बात हो जाए, नए सदस्यों के प्रवेश की बात हो जाए, बजट की बात हो जाए। बजट किसका? संयुक्त राष्ट्र का जो बजट, उसे जो दुनिया भर में अपने कार्यों के लिए खर्च करना है, उस बजट के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य मसले हैं उसके लिए साधारण बहुमत, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं 193, यह वोटिंग करते हैं। सबकी एक वोटिंग होती है और सभी की वोटिंग के आधार पर ही तय होता है कि आखिर किस बात पर सहमति बन रही है ज्यादातर लोगों की, और वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो साधारण बहुमत के अलावा आपको याद रखना है कि 2/3 बहुमत किन विषयों पर लिया जाता है? शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश तथा बजटीय मामले इसमें प्रमुख हैं। अब बात आती है कि इसका कोई अध्यक्ष भी होगा। इतनी बड़ी सभा है तो उसका कोई अध्यक्ष होगा, बिल्कुल। हर वर्ष यानी कि 1 साल के लिए कार्यकाल होता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। वर्तमान में अभी कुछ महीने पहले ही साबा कोरोसी जो कि हंगरी के हैं, कहां के हैं? हंगरी के हैं, हंगरी के राजनीतिज्ञ हैं, इन्हें बनाया गया है महासभा का अध्यक्ष। इस बात को भी याद रखना है। अभी अध्यक्षता इनके पास है 1 वर्ष के लिए, ठीक है, और कार्यकाल भी इनका 1 ही वर्ष है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो भी अपना कार्य करता है वह 6 समितियों के माध्यम से करता है। इसकी कुछ 6 समितियां हैं, मुख्य समितियां। अब आप सोच रहे होंगे इन समितियों का जिक्र पहले बहुत ज्यादा हम सुनने को क्यों नहीं मिलता, अखबारों में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब भी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक होती है तो होता यह है कि दुनिया भर के प्रतिनिधि एक जगह पर जब मौजूद होते हैं तो उन्होंने क्या भाषण दिया, उन्होंने क्या बात रखी, उन्होंने क्या वाद विवाद किया, क्या डिबेट की, पूरा मीडिया दुनिया भर का यही कवर करता रह जाता है। लेकिन इन समितियों के कार्यों पर मीडिया की नजर ज्यादा नहीं जाती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि यह 6 मुख्य समितियां क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। हर समिति का अपना अलग कार्य है और इनका नाम इसी प्रकार से है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं समिति। तो पहली समिति का देखिए, निरस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि दुनिया में अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियारों को कम करना है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करनी है। दूसरा क्या है? आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में यह निर्णय तक पहुंचने के लिए समिति बनी है। तीसरी है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक विषयों पर आधारित कार्य करेगी। चौथी है विशेष राजनीतिक एवं विऔपनिवेशीकरण पर कार्य करेगी। 5वीं है प्रशासनिक एवं बजटीय, और उसके अलावा 6वीं है कानूनी विषयों पर। यहां पर बातचीत होगी, वार्तालाप होगा और निर्णय तक पहुंचा जाएगा। इसके बाद यह निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, आम सभा में इसके लिए वोटिंग भी होती है और अंतिम निर्णय वहां से आता है। तो बात आती है कि अलग अलग इनके पास विषय हैं, हर समिति का अपना एक अलग विषय है जिसपे ये कार्य करेंगे। और जितने भी 193 देश हैं, हर देश का एक प्रतिनिधि हर समिति का हिस्सा है। मतलब कि पहली समिति में भी 193 प्रतिनिधि मौजूद हैं, दूसरी में भी 193 प्रतिनिधि मौजूद हैं, तीसरी में भी मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं। अब बात की जाए तो यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने होते हैं? तो इन समितियों में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और एक रिपोर्टर होता है। और उसके अलावा अन्य जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं हर समिति के मेंबर भी होते हैं। तो हर समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और एक रिपोर्टर प्लस सारे सदस्य देश मौजूद होते हैं। तो अब बात आती है उसके बाद एक महासमिति की। तो महासमिति जो होती है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्ष और उसके अलावा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी होते हैं।
क्या होते हैं, वो उपाध्यक्ष होते हैं। एक और समिति होती है, साख समिति होती है। आखिर साख समिति का इसका कार्य क्या है, महासमिति का कार्य यही है कि इन 6 समितियों का कार्य देखना और उस कार्य को आगे की प्रोसेस की ओर लेके जाना है। एक साख समिति होती है, इसका काम यही होता है साख को ही देखना। साख मतलब कि जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके प्रति वह किस प्रकार से कार्यरत हैं, इसकी जांच ये समितियां करती हैं। साख समिति, इनकी संख्या कितनी है, तो साख समिति की संख्या है 9। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ और कार्य भी हैं। जैसे एक बहुत बड़ा कार्य है कि महासचिव की नियुक्ति करता है, लेकिन महासचिव की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती है, करता संयुक्त राष्ट्र महासभा है, लेकिन सिफारिश पहले कौन करता है, सुरक्षा परिषद करता है, उसके बाद महासचिव की नियुक्ति होती है। अब सुरक्षा परिषद की बात आई है तो आपको याद रखना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी हो गए, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है, यही महासभा। 5 तो स्थायी हैं जो मैंने आपसे बताया, तो 5 स्थायी कौन से हैं, यूएसए है, उसके अलावा यूके यानी कि इंग्लैंड, उसके अलावा फ्रांस, उसके अलावा रूस, उसके अलावा चीन। तो ये 5 देश हैं, ये स्थायी सदस्य हैं। 10 देश, 10 अस्थायी होते हैं। अब ये अस्थायी देश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। मतलब कि हर 2 वर्ष के बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करेगी। ठीक है, उसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र का बजट है, यानी कि उनके जितने भी खर्चे हैं दुनिया भर के कार्यवाही के, ग्राउंड के कार्य के लिए, वो सारे खर्चे इस बजट के माध्यम से इसकी मंजूरी मिलती है। अब बात आती है इस बैठक से जुड़े कुछ सवाल जवाब, मुख्य बातें, जैसे कि इस बैठक में क्यों शामिल होते हैं सदस्य देश। इतने सारे देश हैं, अपना अपना काम छोड़ के उसके सदस्य देश, उसके प्रतिनिधि वहां पर क्यों पहुंचते हैं, इसके पीछे मुख्य वजह है कि यह एक बड़ा मंच है। इस बड़े मंच में अपनी बात कहना और उस बात का प्रसार दुनिया भर में होना जरूरी है, जिससे आपकी बात से लोग कन्विंस हो सकें, आप अपनी बात को जितने अच्छे तरीके से अगर कह सकेंगे तो। दूसरी बात, कितने मिनट की स्पीच दी जा सकती है, 15 मिनट की स्पीच दी जा सकती है। लेकिन 1960 के दशक की बात है, एक वर्ष ऐसा आया कि जब क्यूबा के जो प्रतिनिधि थे, कौन थे, फिदेल कास्त्रो ने 4 घंटे से भी ज्यादा का भाषण दिया था। लेकिन आइडियल जो है वो यही है, 15 मिनट के लिए ही भाषण दिया जा सकता है। अब बात आती है कि क्रम क्या होगा, कौन सा देश पहले देगा। 193 देश हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब यह निर्धारित नहीं था कि कौन सा सबसे पहले आकर भाषण देगा, कौन अपनी बात सबसे पहले शुरू करेगा, उस दौरान सबसे पहले जो देश आया सामने वह था ब्राजील। और ब्राजील जो देश है वो किस महाद्वीप में आता है, तो यह आता है दक्षिण महाद्वीप में। तो इस दक्षिण महाद्वीप में यह जो ब्राजील आता है, इसी बात से तय हो गया कि स्पीच देने का क्रम यह होगा कि क्रम क्या होगा, दक्षिण महाद्वीप का ही कोई देश सबसे पहले स्पीच की शुरुआत करेगा। अब दूसरी बात है कि यह स्पीच है या डिबेट है, तो इस बात को बिल्कुल क्लियर मैं कह देता हूं। बात तो यही है कि स्पीच है, 15 मिनट की आपको स्पीच देनी है, लेकिन चूंकि उसमें रिप्लाई भी देते हैं लोग। जैसे मान लीजिए 2 देशों के बीच में विवाद है, जिसमें एक ने अपना पक्ष रखा, तो दूसरा देश वहां पर उस बात का रिप्लाई भी देगा, खंडन भी करेगा। तो एक प्रकार से यह डिबेट की तरह हो जाता है। जैसे भारत अपनी कोई बात रखता है तो पाकिस्तान उसका विरोध करता है, पाकिस्तान कोई बात रखता है तो भारत उसका विरोध करता है, अपना पक्ष रखता है। पिछले साल का उदाहरण अगर हम लें, पिछले साल जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में काफी कुछ वहां पर कहा था। उसके अलावा खुद संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी वहां पे काफी कुछ कहा था। तो जो वहां पे जो माहौल बन जाता है, कभी कभी काफी गर्म माहौल बन जाता है। तो इस वजह से इसे स्पीच और डिबेट दोनों ही कह सकते हैं, आप जो भी चाहें। लेकिन अब बात आती है कि
क्या सिर्फ वही राष्ट्र स्पीच दे सकता है जो सदस्य है? तो ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन का एक उदाहरण है। फिलिस्तीन एक ऐसा देश था जो कि सदस्य ना होते हुए भी उसने अपनी बात इस मंच पर रखी थी। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अनूठा हथौड़ा। यह अनूठा हथौड़ा बहुत ही फेमस है, आप इसे देख सकते हैं। इस खास तरीके से यह डिजाइन किया गया है। और अनूठा क्यों है? इसके पीछे की मुख्य बात यह है कि इसे लघु संसद विश्व की कहते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी संसद माना जाता है। आधुनिक संसदों की पूर्वज कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड में सबसे पहली बार संसद बैठी थी 1930 ईस्वी में। तो यह जो संसद है, इस संसद में हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता था अध्यक्ष के द्वारा। यही चीज हुई कि 1952 में आइसलैंड के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि जो थे, उनका नाम क्या था? थॉर थॉर्स। इन्होंने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को यही हथौड़ा किसे दिया? महासभा के अध्यक्ष को। और उसके बाद एक परंपरा शुरू हो गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पास में यह हथौड़ा रहता है। और अब कभी भी कोई, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इन परिस्थितियों में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष होता है वह हथौड़े को ठोकता है। यह उस पर मुहर लगाने का एक तरह से काम हो गया कि यह अंतिम बात है और बात यहीं पे खत्म। इसके अलावा आप देखते हैं कि 77वां जो सत्र है वह किस प्रकार का है, इसमें मुख्य बातें कौन सी है? तो जैसे 20 सितंबर से 26 सितंबर 2022 में यह आयोजित हो रहा है, अभी 2022 में। और कहां पर? न्यूयॉर्क में हर साल होता है, वहीं पे इसका मुख्यालय भी है, हेड ऑफिस है। और किस प्रकार से यह आयोजित हो रहा है? मिश्रित रूप से। मिश्रित यानी कि हाइब्रिड, यानी कि कुछ जो देश हैं, कुछ देश वहां पर वर्चुअली शामिल होंगे। और यह वर्चुअली शामिल होने की परंपरा आप देखते हैं कोविड के टाइम से काफी शुरू हुई है। बहुत सारे संगठनों में ऐसा अलग अलग हो रहा है कि वर्चुअली लोग शामिल हो रहे हैं। और फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे देश के प्रतिनिधि वहां पर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से इसे हाइब्रिड रूप में लाया गया है। अब देखते हैं इसके मुख्य थीम, यानी कि 2022 में जो 77वां सत्र है उसकी मुख्य थीम क्या है? तो उसकी मुख्य थीम यह है, वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा पल आ गया है जहां पर जितने भी समस्याएं हैं वह सब आपस में जुड़ी हुई हैं और उन समस्याओं को अब निपटान करना है, यानी कि उन समस्याओं से अब छुटकारा पाने का समय आ गया है। चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे इस 77वें सत्र में, उसे देख लेते हैं। सबसे मुख्य बिंदु तो रहेगा कि 2022 में एसडीजी मूवमेंट कार्यक्रम। अब एसडीजी मूवमेंट कार्यक्रम क्या है? याद कीजिए 2015 में यही संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक हुई थी। 70वीं बैठक हुई थी और इस बैठक में हुआ क्या था? निर्णय लिया गया था कि कुछ एसडीजी लक्ष्य होंगे। किस प्रकार के लक्ष्य होंगे? एसडीजी, ठीक है। एसडीजी लक्ष्य संख्या कितनी है इनकी? 17 है। और किस वर्ष तक के लिए? 2030 तक के लिए। 2015 में यूएनजीए की 70वीं बैठक हुई जिसमें यह निर्धारित किया गया कि एसडीजी लक्ष्य होंगे जिनकी होगी 17 संख्या, सतत विकास लक्ष्य, इनकी संख्या होगी 17। और ये कब तक के लिए होंगे? 2030 तक के लिए। और इनकी शुरुआत कब से हुई? तो इनकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 2016 से और उसके बाद ये चलेंगे 2030 तक, यानी कि अगले 15 वर्षों के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। 1 जनवरी 2016 से एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य 2030, जिसके अंदर 17 लक्ष्य हैं, उनको चुना गया। और ये 17 लक्ष्य में मुख्य लक्ष्य जैसे कि मानवाधिकार की बात हो जाए, चाहे लैंगिक अधिकार की, लैंगिक समानता की बात हो जाए, उसके अलावा विश्व शांति की बात हो जाए, पर्यावरण पर प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से नियंत्रण पाने की बात हो जाए, इन लक्ष्यों में यही बात कही गई है। तो इस पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें
यह आकलन किया जाएगा कि क्या स्थिति है और आगे के लिए किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कही गई है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन से पहले जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विश्व का तापमान यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो जरूरी हो जाता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, शून्य के स्तर पर लाया जाए। उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसे कि 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य करना है और 2070 तक ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उन्हें भी शून्य के स्तर पर लेके जाना है। तो इस पर भी चर्चा होगी कि क्या लक्ष्य हमने रखा था और उसकी क्या स्थिति है, इसके लिए आगे की क्या नीति हो, इस पर भी विचार होगा। उसके अलावा युद्ध हुआ अभी जो चल भी रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसकी वजह से महंगाई विश्व में बढ़ती जा रही, क्योंकि आज के युग में पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वैश्वीकरण का युग है। कहीं पर भी युद्ध होगा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से महामारी जो आई, अब उसका प्रभाव यह है कि वर्तमान में पूरी दुनिया महंगाई से भी जूझ रही है। तो उसके लिए भी उपाय निकालने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। उसके साथ ही एक बात कही गई थी, वह यह थी कि वैश्विक महामारी भविष्य से एक पोस्टकार्ड था, यानी कि हमारा भविष्य कितना खराब हो सकता है उसके लिए उसकी तरफ से एक मैसेज आया हमारे पास कि अगर हमने अपनी जलवायु के प्रति, अपनी जो नीतियों के प्रति सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा। और यह पोस्टकार्ड अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि हमें अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए वर्तमान में सही निर्णय लेने होंगे। इस बात पर भी चर्चा हो रही है। भारत का रुख क्या है? इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जा रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, उन्होंने जाने से पहले ही यह बात कह दी थी कि उनका मुख्य जो लक्ष्य रहेगा वहां पर अपनी बात जब वो कहेंगे तो बहुपक्षवाद पर जो है जोर देंगे। आखिर यह बहुपक्षवाद क्या है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं उनके अन्य लक्ष्य जो हैं, जो भारत के लक्ष्य होंगे वह क्या क्या होंगे। L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। यह L69 समूह क्या है? L69 समूह एक ऐसा समूह है जिसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात करते हैं। उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं? एशिया और अफ्रीका के देश हैं, लातिनी अमेरिका के, कैरिबियाई और छोटे द्वीप के विकासशील देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह बात जो मैंने आपसे कही। इसके अलावा भारत वहां पर अन्य देशों के साथ में समय समय पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठक करेगा इन्हीं 7 दिनों में, जो कि 20 से 26 सितंबर 2022 में होंगी। अब बात आती है कि हम जान लेते हैं बहुपक्षवाद क्या है, जिस पर भारत अपना जोर दे रहा है। तो बहुपक्षवाद एक शब्द का जस्ट उल्टा मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं अवर कंट्री फर्स्ट। अवर कंट्री फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि दुनिया भर में इतने देश हैं, लेकिन हर देश अगर यह सोच ले कि हम अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही सारी नीतियां, निर्णय एवं विदेश नीति भी यहां तक की लेकर चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति होगी। जब भी अवर कंट्री फर्स्ट होगा तो यहां पर टकराव की स्थिति होगी। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में जैसे मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका अपने हित देख रहा है, एक तरफ चीन अपने हित देख रहा है, ऐसे में टकराव की स्थिति हो रही है। इससे क्या है, अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ना चाहते हुए भी वह इसके दुष्परिणाम से जूझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि सारे देशों को साथ में लेकर के, एक साथ लेकर के कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाए और आगे बढ़ा जाए, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलने, उनकी राय को अहमियत देने के साथ मिलकर विभिन्न लक्ष्य हासिल करने का प्रयास। तो यह ज्यादा बेहतर है अवर कंट्री फर्स्ट की तुलना में। दूसरी बात कि क्यों महत्वपूर्ण है यह बहुपक्षवाद। आज की दुनिया में कुछ बातें, जैसे कि एक हो गया बिखरे हुए बहुध्रुवी और लगातार बदलते वैश्विक परिवेश में। बहुध्रुवी का मतलब वही बात मैंने आपसे बताई कि भारत एक तरफ हो गया, एक तरफ चीन हो गया, दूसरी तरफ और भी ध्रुव हैं, अलग अलग इस समय बने हुए हैं। जैसे अभी यूक्रेन से रूस लड़ रहा है, वहां अलग परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां की वैश्विक परिवेश लगातार बदलता जा रहा है, दुनिया भर के अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग परिवेश देखने को मिल रहा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है
कि अवर कंट्री फर्स्ट की अवधारणा के विपरीत जाते हुए हम बहुपक्षवाद पर बात करें, उस पर सहमति जताएं और उस पर मिलकर आगे काम करें तो विश्व की बेहतरी के लिए और हर देश की बेहतरी के लिए बेहतर होगा। अब बात आती है कि बहुपक्षीय दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना में भारत की भूमिका क्या होगी। बहुपक्षीय दृष्टिकोण मतलब वही सारे देशों को साथ में लेकर चलने की बात। तो इसमें भारत की भूमिका यह हो सकती है कि जो भारत है वह खुद गुट निरपेक्ष नीति में बदलाव ला चुका है और अभी बहुपक्षवाद की नीति पर है। अब गुट निरपेक्ष नीति में तो यह था कि कोई गुट ही नहीं है, हर गुट, अगर जो भी गुट है वो बने रहें, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है। अभी स्थिति यह हो गई कि कोई भी गुट ना हो, ऐसा प्रयास हो, सब मिलकर एक ही गुट बने, यानी कि एक पक्ष बन जाए, सारे पक्षों को मिला करके एक आम सहमति के साथ सारा कार्य हो, तो यह ज्यादा बेहतर है। और भारत भी इस नीति को अपना रहा है। साथ ही भारत की विदेश नीति भी कुछ इसी प्रकार की है, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम हो, चाहे तो गुड समैरिटन हो, यानी कि किसी को सहायता करने की भावना भारत की विदेश नीति में यह पहले से मौजूद है और यह देखा जाए तो अपने आप में बहुपक्षवाद का ही उदाहरण है। इस वजह से भारत जो है इस मामले में, बहुपक्षवाद के मामले में एक तरह का अग्रणी देश होकर उभर रहा है। साथ में भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी विभिन्न बहुपक्षीय पहलों को भी बढ़ावा दिया है। यह भी एक उदाहरण है कि भारत में नेतृत्व क्षमता भी है उस प्रकार की कि वह बहुपक्षवाद को आगे लेकर बढ़ सकता है। उसके अलावा भारत बहुत बड़ी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। न सिर्फ भारत के विचार अच्छे हैं, भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में, उसकी अपनी एक पहचान है अर्थव्यवस्था के मामले में। इस वजह से उसकी बात को कोई भी अनसुना भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक अलायंस है, अलायंस का नाम है अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म, और यह किसने शुरू किया था? फ्रांस और जर्मनी ने। इनके साथ में मिलकर भारत अगर कार्य करे, अन्य देशों को जोड़े, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हम अपने मल्टीलैटरलिज्म के इस पक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। अब बात आती है कि आखिर आगे की राह क्या हो यूएनजीए और बहुपक्षवाद दोनों को लेकर के, क्योंकि ना सिर्फ बहुपक्षवाद का प्रश्न यहां पर है, और भी प्रश्न थे, जैसे कि हमने देखा कि पर्यावरण, वैश्विक शांति, ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बहुपक्षवाद का मुद्दा तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। पर्यावरण, वैश्विक शांति, बहुपक्षवाद, इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होगा इस संयुक्त राष्ट्र महासभा का उचित उपयोग किया जा सके। इस मंच पर हर देश अपनी बात रख सके और इतने अच्छे से रख सके कि बाकी देश उससे कन्विंस भी हो सकें, उसकी बात पर सहमति भी व्यक्त कर सके। उसके बाद यह जो भी कार्य होगा वह कागजी कार्यवाही तक भी सीमित ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति पर सकारात्मक प्रयास भी रखने होंगे। अगर हम, जैसे कि मान लीजिए कि हम 2016 से, जनवरी 2016 से शुरू हुआ सतत विकास लक्ष्य 2030, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने जो समय रखा 2016 से 2030 का, अब मान लीजिए कि हम उस लक्ष्य में कुछ पीछे चल रहे हैं, तो बेहतर यह होगा, अगर हम पीछे भी चल रहे हैं तो सकारात्मक प्रयास करते रहें, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें एटीट्यूड तो अपना सकारात्मक ही रखना होगा। इसके अलावा अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है, इसके विस्तार पर भी जोर दिया जाए तो बेहतर होगा। भारत तथा भारत के अलावा अन्य देश भी इस अलायंस के साथ जुड़ते जाएंगे तो आगे चल के स्थिति और बेहतर होती जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है और आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का आयोजन स्थल क्या है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या पेरिस? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।